हो गया। और इसके बाद अब हेडिंग डालिएगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र हेडिंग डालो काव्य शास्त्र। एक पंक्ति लिखो, कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता नैतु बंध्या विजानाति गुरबी प्रशभ वेदनाम। ये लिखो, कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता नैतु बंध्या विजानाति गुरबी प्रशभ वेदनाम। अर्थ समझ में आया? बोलो। कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता नैतु बंध्या विजानाति गुरबी प्रशभ वेदनाम। मतलब क्या हुआ? कवि करोति काव्यम, कवि है ना, वो काव्य की रचना करता है। कौन करता है? और रसम जानाति पंडिता, और उसका रस, उसका आनंद कौन ग्रहण करते हैं? विद्वान लोग। अगर मूर्ख आदमी है तो वो काव्य के महत्व को समझ नहीं पाएगा। कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता। काव्य शास्त्र पढ़ते समय एक बात याद रखो, जो लाइन का अर्थ समझ में नहीं आए तुरंत हाथ खड़ा करो, तुरंत टोको। अगर बिना समझे आगे बढ़ गए तो पूरा काव्य शास्त्र खराब हो जाएगा। समझ गए? नैतु बंध्या विजानाति गुरबी प्रशभ वेदनाम। जो बंध्या स्त्री होती है ना, बंध्या जाति की जो स्त्री है, मतलब बांझ स्त्री है, वो गुरबी प्रसव वेदनाम, उसको प्रसव पीड़ा का महत्व पता नहीं होता। क्योंकि प्रसव पीड़ा के कारण ही शिशु है ना, वो गर्भनाल में आगे बढ़ता है और जिससे वजह से डिलीवरी सुलभ हो पाती है। तो जैसे प्रसव पीड़ा का महत्व किसको पता नहीं है? बंध्या स्त्री को। ठीक ऐसे ही मूर्ख लोगों को काव्य का महत्व पता नहीं होता, क्योंकि कवि ही काव्य की रचना करता है और महान लोग, विद्वान लोग उसका रस ग्रहण कर पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। बात समझ में आ गई? लिखो, अर्थात कवि काव्य की रचना करता है, अर्थात कवि काव्य की रचना करता है और पंडित या विद्वान लोग उसका रस ग्रहण करते हैं, और पंडित या विद्वान लोग उसका रस कोष्ठक में आनंद ग्रहण करते हैं, रस या आनंद ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार बंध्या स्त्री, जिस प्रकार बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा के महत्व को नहीं समझती, जिस प्रकार बांझ स्त्री किसको? प्रसव पीड़ा के महत्व को नहीं समझती, ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति काव्य का महत्व नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति
काव्य का महत्व नहीं जानते। ओके, ये तो बात किसकी हुई कि आखिर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, काव्य क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम उस लायक हो सके, उसको समझ सके। अब काव्य शास्त्र क्या है? कोई पूछ ले कि काव्य शास्त्र क्या है, तो देखो, काव्य जो होता है ना, उसके अंग होते हैं, जैसे छंद, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब क्या है? काव्य के अंग है। काव्य के अंगों के बारे में जिस शास्त्र में बताया जाए वो क्या कहलाएगा? तो ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र, ऐसी रचना जिसमें काव्यांगों का निरूपण किया जाए, अर्थात काव्य के अंगों के बारे में ढंग से बताया जाए, उसको क्या बोलते हैं? काव्य शास्त्र। लिखो, वह ग्रंथ, शास्त्र या रचना जिसमें काव्य के अंगों, कोष्टक में लिख दो, छंद, रस, अलंकार डॉट डॉट के बारे में निरूपण किया जाता है, उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य के अंगों के बारे में निरूपण किया जाए उसे क्या? काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य के अंगों के बारे में निरूपण किया जाए उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। अगला लिखो, काव्य क्या है? एक बार लिख लो इसे। हो गया? अगला लिखो, काव्य क्या है? काव्य क्या है? अब सुनो, काव्य लिखने का काम कौन कर रहा है? कवि। तो काव्य है ना, वो एक तरह से कवि का कर्म है। क्या है वो? और जब कवि कर्म को काव्य कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कर्म कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से करेगा, हाँ या ना? कर्म अपनी बुद्धि से करेगा। जो कवि होता है ना, उसकी बुद्धि होती है नवोन्मेष शालिनी बुद्धि। कैसी बुद्धि? नवोन्मेष शालिनी बुद्धि, मतलब नई नई चीजों को बाहर लाने वाली बुद्धि होती है। किसकी? कवि की। वो कल्पनाओं में अंदर डूब करके नई नई चीजें बताता है लोगों को। तो कवि की नवोन्मेष शालिनी बुद्धि से जो कुछ भी सृजित होता है उसी को क्या बोलते हैं? और ये नवोन्मेष शालिनी बुद्धि है ना, ये शब्द सबसे पहले धनंजय ने दिया था। किसने दिया? आगे अपन उनकी रचना पढ़ेंगे 10 रूपक, तब बात करेंगे। फिलहाल ये कि काव्य को कवि कर्म कहा गया है और कवि की नवोन्मेष शालिनी बुद्धि से जो कुछ भी सृजित होता है वही काव्य है। नवोन्मेष शालिनी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? धनंजय ने दिया था। ठीक है, लिखो, काव्य को कवि कर्म कहा जाता है। काव्य को कवि कर्म कहा जाता है। काव्य को कवि कर्म कहा जाता है, अर्थात कवि की नवोन्मेष शालिनी बुद्धि से, कवि की नवोन्मेष शालिनी बुद्धि से जो कुछ भी सृजित होता है
कवि की नवोन्मेष सालनी बुद्धि से जो कुछ भी सृजित होता है उसे काव्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। और कोष्टक में लिख दो, नवोन्मेष सालनी शब्द सबसे पहले धनंजय ने दिया था। नवोन्मेष शालिनी शब्द सबसे पहले किसने? धनंजय ने दिया था। नवोन्मेष शालिनी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? धनंजय ने दिया था। ओके, हाँ या ना? ठीक है, ये पूरा हो गई बात। अब काव्य में बुद्धि आ गई तो बुद्धि रचना करेगी, रचना करेगी तो छंद रस अलंकार के बारे में बताएगी, उसी को काव्य शास्त्र बोलेंगे, मतलब काव्यांगों का निरूपण होगा। तो जिन जिन लोगों ने काव्यांगों का निरूपण किया वो पहले संस्कृत आचार्य थे। कौन थे? हिंदी वाले नहीं थे। हिंदी वालों ने तो संस्कृत वालों को फॉलो करके और लिखा है। जैसे आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा, तो आप मेरे जैसा कोई आदमी उस पर रचना लिख दे, छंदों के बारे में बताने लग जाए, लेकिन वो सीखेगा कहाँ से? संस्कृत वालों से। तो काव्य शास्त्र की जितनी भी रचनाएं आई हैं वो सब पहले किस में थी? संस्कृत में थी। हिंदी वालों ने तो उनको फॉलो किया है। मौलिक ग्रंथ हिंदी वालों ने नहीं लिखे। मैंने रीतिकाल पढ़ाया था ना आपको, तभी बताया था कि संस्कृत रचनाओं के आधार पर काव्यांगों का निरूपण करते थे, पहले ही बताया था। ठीक है, तो काव्य शास्त्र की जो रचनाएं प्रमुख प्रमुख और उनके आचार्य हैं वो अपन लिख लेते हैं। तो अगला हेडिंग डालो, प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ व उनके प्रवर्तक। प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ व उनके प्रवर्तक। अब एक बात सुनो, पहले हेडिंग डाल दो, प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ व उनके क्या? प्रवर्तक। अब एक बात सुनो, जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ है ना, ये अलग अलग सदी में आए, तो अपन जब आचार्य को पढ़ेंगे तो अलग अलग बात कर लेंगे। अभी तो अपन एक एक उसमें बात करेंगे, उसने ये लिखी, उसने ये लिखी, उसने ये लिखी, बाकी आचार्य में बात करेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए, काव्य शास्त्र है ना, इसको काव्य शास्त्र भी बोलते हैं, इसको साहित्य शास्त्र भी बोलते हैं। और सबसे पहले काव्य शास्त्र आई थी ना, तो उस समय काव्य शास्त्र का मतलब होता था अलंकार। काव्य का मतलब ही क्या होता था? तो इसको क्या बोलते हैं? अलंकार शास्त्री बोलते हैं। तो काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है। तो काव्य शास्त्र के उपनाम ये हो गए हैं। याद रह जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको पूछा तो जाएगा नहीं। अगर कहीं पे साहित्य शास्त्र शब्द आ जाए तो वो भी काव्य शास्त्री है। ठीक है, अब प्रमुख रचनाओं पे आओ। जैसे एक रचना है नाट्य शास्त्र, कौन सी? किसने लिखी? भरत मुनि। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोचन, काव्य प्रकाश, काव्यादर्श, कुवलयानंद, चंद्रालोक, सरस्वती कंठाभरण, दश रूपक, वक्रोक्ति काव्य जीवितम,
व्यक्ति विवेक, नाटसास भरतमुनि की ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, ये सब आचार्य हैं। ध्वन्यालोचन, अभिनव गुप्त, काव्य प्रकाश, मम्मट, काव्यादर्श, दंडी, कुबलयानंद, अप्पय दीक्षित, चंद्रालोक, जयदेव, सरस्वती कंठाभरण, भोजराज। इसमें अगर रस गंगाधर होता तो पंडित जगन्नाथ हो जाता, बाद में बता दूंगा। 10 रूपक, धनंजय, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुंतक, व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट। अभी बहुत सारी और भी हैं, पहले इनको लिख दो। इनको लिख दो, आचार्य का नाम है और रचना है। हो गया। आगे चलें। नंबर 12, काव्य मीमांसा, साहित्य मीमांसा, और अलंकार सर्वस्व। काव्यालंकार, काव्यालंकार संग्रह,
काव्यालंकार सूत्राणी, काव्यालंकार सूत्राणी बामन की है, काव्यालंकार संग्रह उद्भट की है, काव्यालंकार भामे की है। किसकी? भामे के। अलंकार सर्वस्वी दोनों रचनाएं रुय्यक की है, ये राजशेखर की है। इसके अलावा सरस्वती कंठावरण लिखा दी थी ना, किसकी? भोजराज की। और रस गंगाधर, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक है औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा, ये क्षेमेंद्र की रचना है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ है, लिख दो, आचार्य विश्वनाथ। समझ गई सुनीता जी? अब ये मैंने आपको क्या एक एक आचार्य की शॉर्ट रचना बता दी है, ठीक है? वो तो आना ही है, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्या जाएगा। इससे बिल्कुल हर एग्जाम में श्योर। अरे कोई सी भी में देख लो आप, कभी भी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में कभी भी हुई हो कोई भी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है भी कुछ दिनों पहले, उसको देख लो, मिलेगा। ओके, इसके बाद में नोट लगा के लिख दो। चलो, आपको मैंने रीतिकाल पढ़ाया था ना, तभी समझाया था कि हिंदी में रीति तत्व निरूपण की या रीति काव्य की पहली रचना है कृपाराम की हितरंगिणी, 1541 लिखाया था। तो लिखो, नोट लगा के लिखो। ये तो सब संस्कृत थी ना, ये एक लाइन लिख देना, उपर्युक्त सभी संस्कृत आचार्यों की संस्कृत कृतियां हैं या ग्रंथ हैं, ठीक। अब इसके बाद अपन एक एक पे बात करेंगे, और एक एक पे बात करने का मतलब है पहले हिंदी की वो दो बातें लिख लेते हैं अपन, फिर अपन एक एक आचार्य पे आएंगे, जैसे भरत मुनि, धनंजय, तो फिर उनके बारे में सारी बात करेंगे, उन्होंने क्या 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 किया, ठीक है? बाकी शॉर्ट नोट ये लिखा दिया कि यहां से एग्जाम में आ जाएगा। ओके, अब पहले लिखो नोट, हिंदी की काव्यशास्त्र की प्रथम रचना, हिंदी की काव्यशास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है?
हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? हित तरंगिणी, 1541 ईस्वी। किसने लिखी? कृपाराम। लेखक कौन था इसका? कृपाराम। कृपाराम ने लिखी है। अगर आप अन्य रचनाओं पे आएंगे तो देखो, एक श्रृंगार सागर रचना आती है मोहनलाल मिश्र की। किसकी आती है जी? मोहनलाल मिश्र की। उसके अलावा एक रसमंजरी पढ़ाई थी आपको नंददास की, याद है क्या? अरे याद है क्या? लिख दो। कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण, ये तीन रचना ही कर्णेश बंदीजन। एक ही नाम है ये। इसका लेखक है कर्णेश बंदीजन। तो ये भी लिख दीजिएगा, कर्णेश बंदीजन। ओके। अब इसके बाद आगे चलूं। अब अपन एक एक आचार्य पे आएंगे। संस्कृत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है ना, साहित्य शास्त्र काव्य शास्त्र का, जो 200-300 ईस्वी में आया था, मतलब तीसरी चौथी सदी में आया था, वो है आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? भरत मुनि से। 4 अलंकार बताए थे उन्होंने, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। 4 प्रकार के वीर बताए, वीर रस में 4 भेद बताए थे, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर। समझ गए? तो अपन एक बार बात करते हैं। देखो, प्रमुख संस्कृत आचार्य, काव्य शास्त्रीय प्रमुख संस्कृत आचार्य, और नंबर 1 लिख दो आप, आचार्य भरत मुनि। नंबर 1 आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। चलूं? सुनो, अगर कोई पूछे प्रमुख ग्रंथ बताओ इनका, तो क्या है? नाट्य शास्त्र। कब आया था? 200 से 300 ईसा के लगभग आया है। कौन सा? नाट्य शास्त्र। ठीक है, आगे सुनो। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नाट्य शास्त्र में कैसा है? 36 अध्याय है और 5000 श्लोक है। अब मैं संस्कृत आचार्य लिख रहा हूं तो रचना तो संस्कृत की रहेगी। आगे सुनो,
चार वीर रस के चार भेद। वीर रस में चार प्रकार, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। चार ही अलंकार बताए। उपमा, रूपक, यमक और दीपक। कितने अलंकार? चार। और रस संप्रदाय के आचार्य है तो एक बात आप कह सकते हैं कि कुल 8 रस माने, यानी कि शांत को रस नहीं माना है। इसे शांत रस भी होता है ना, भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते, तो रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि ने कितने बताए? 8 रस बताए। समझ गए? और ये जो नाट्य शास्त्र है ना, ये साहित्य शास्त्र का प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इससे पुराना कोई भी ग्रंथ नहीं है। समझ गए? इसको लिख दो। अब आज क्लास खत्म करेंगे। दिख नहीं रहा? इसमें 8 रस माने, शांत को रस नहीं माना। और इसमें एक बात सुन लो, 4 प्रधान रस बताए। कितने? 8 में से भी रस कितने बताए प्रधान? कौन कौन? श्रृंगार, वीर, रौद्र और विभत्स। भाई काव्यशास्त्र शुरू करनी थी ना, आज हो गई, बाकी गति कल से दे देंगे। ये टाइम सारा आज खराब होता, वो कल बचा लिया ना अपन ने उसको। पूजा ऑनलाइन बहुत कम विद्यार्थी जुड़े इस क्लास में आज। शायद लोगों को लगा क्लास नहीं होगी। कोई बात नहीं।
अगला आचार्य, इसके बाद जैसे अभी देखो ऐसे तुलना करके पढ़ना है इसको। जैसे भा में रस वाला है ना, ये सॉरी भरतमुनि रस वाला है, भा में आएगा रस विरोधी, वो लिखेगा काव्य अलंकार। समझ में आए? जैसे इसने रस को सब कुछ माना है ना, काव्य के आत्मा बताएगा ये रस को, अपन आगे पढ़ेंगे, वो बताएगा किसको? अलंकार को। वो कहेगा अलंकार सौंदर्य और वक्रोक्ति का बीज है और अलंकार अतिशयोक्ति का पर्याय है। और जो नाट्यशास्त्र काव्य अलंकार लिखेगा 6 परिच्छेदों में 400 अनुष्टुप छंदों की रचना है, तो वहां पे अलंकार का गीत गाएगा कौन? भामे। इसका जस्ट विरोधी है वो। तो अपन क्या तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे कौन किसके खिलाफ क्या गया, तो वो सारी रूपरेखा कल पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू।